हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को डिस्कस करा था, जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि वेन एवर टू डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर यूज्ड इन द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द क्रॉस एल्डोल। तो वहाँ पर हम लोगों ने दो अलग अलग या तो आप क्रॉस एल्डोल में दो अलग अलग एल्डिहाइड ले सकते हैं या दो अलग अलग कीटोन ले सकते हैं या एक एल्डिहाइड या एक कीटोन ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने इस प्रकार से अगर यूज़ में लिया तो वहाँ पर टोटल 4 कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा था। वो 4 कंपाउंड हमारे किस प्रकार से बन रहे थे ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था। आज अपन उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अगर मान लो हम लोगों को यहाँ पर एक कंपाउंड दे रखा है CH3CHO, दैट्स नोन एज द एसिटाल्डिहाइड, और अगर मान लो मैंने उस एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन जिसके अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं 3 है, अगर मैंने उस एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन अगर बेंजल्डिहाइड के साथ में करवा दी, तो जैसे ही मैंने एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन अगर बेंजल्डिहाइड के साथ में करवाई, सो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन द बेंजल्डिहाइड इज 0। तो यदि आप लोगों ने एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन अगर बेंजल्डिहाइड के साथ में करवाई एंड यू आर यूजिंग द डाइल्यूट NaOH हियर, देन वी हैव टू नो हाउ मेनी टोटल प्रोडक्ट विल फॉर्म हियर। तो आज अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि मेरे यहाँ पर कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पॉसिबल है, हाँ टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, तो अब हमें इसको समझना पड़ेगा। अब देखो मैंने आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर में क्या कंसेप्ट समझाया था। मैंने पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों को एक लॉजिक ये समझाया था कि आज अगर हम लोग देखें यहाँ पर सबसे पहले कौन अटैक करता है, बेस, और बेस कहाँ पर अटैक करता है, अल्फा हाइड्रोजन पर। तो अगर मेरा सबसे पहले अगर बेस अटैक करेगा और बेस अगर अल्फा हाइड्रोजन पर अगर अटैक करेगा, तो सिंपल सा फंडा है, मेरा बेस जो है बेंजल्डिहाइड पर तो अटैक ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, अल्फा हाइड्रोजन 0 है, एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है। अगर मेरा बेस ने अगर बेंजल्डिहाइड पर अगर अटैक संभव नहीं है, बिकॉज इट डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन, सिंस इट डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ द एसिडिक हाइड्रोजन, सो ऑफ कोर्स अटैक एट द बेंजल्डिहाइड इज नॉट पॉसिबल। अब अटैक किस पर हो सकता है, एसिडाल्डिहाइड पर। अब अगर मानकर चलो कि हमारे एसिडाल्डिहाइड पर अगर अटैक हुआ, हाइड्रोजन अगर H+ की फॉर्म में अगर निकलता है, तो जैसे अगर हमारा बेस अगर आया, डाइल्यूट NaOH अगर हमारा आया, और ये जो मेरा डाइल्यूट NaOH है, इफ इट विल गिव द OH माइनस आयन, एज इट विल गिव द OH माइनस आयन, सपोज करो इसने H+ पर अटैक करा एसिटाल्डिहाइड के, तो पता है एक बार ये जो नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव सेल्फ कंडेंसेशन को शो करेगा, और एज इट विल शो द सेल्फ कंडेंसेशन हियर, तो यहाँ पर हमारा आंसर इस प्रकार से आएगा। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये वाला जो मेरा एसिटाल्डिहाइड है, ये वाला एसिटाल्डिहाइड हमारा किस पर अटैक करें, एक बार ये हमारे बेंजल्डिहाइड पर अटैक कर जाए। तो इन दैट कंडीशन यहाँ पर हम लोग अगर देखें, तो मैंने आपसे क्या चीज कहा कि यदि आप लोग कभी भी यहाँ पर अगर इस प्रकार से आंसर को निकालेंगे, तो व्हाट आई एम टेलिंग यू, since in case of the benzaldehyde there are any no alpha hydrogen, in that condition base cannot attack on the benzaldehyde, since base cannot attack on the benzaldehyde, तो base केवल एसिटाल्डिहाइड पर अटैक कर सकता है। तो बेस ने अगर एसिटाल्डिहाइड पर अगर अटैक करा, तो हाइड्रोजन विल रिलीज इन फॉर्म ऑफ द H+, कार्बन विल गेट द नेगेटिव, दैट नेगेटिव कैन अटैक ऑन द सेम मॉलिक्यूल। हम लोगों ने इसको क्या नाम दे दिया, दैट्स बेसिकली नोन एज द सेल्फ कंडेंसेशन। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा सेल्फ कंडेंसेशन हो जाएगा, और एक बार हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार मेरा यहाँ पर क्रॉस कंडेंसेशन हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा एक बार सेल्फ कंडेंसेशन हुआ और क्रॉस कंडेंसेशन हुआ, तो यहाँ पर केवल और केवल 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे। सो हाउ मेनी टोटल प्रोडक्ट विल फॉर्म्ड, दैट विल बी कॉल्ड एज द 2 हियर। तो कभी भी अगर मान लो आप लोगों को यहाँ पर क्या दे दिया जाए, अगर मान लो आप लोगों को कभी भी एक, भाई दोनों मॉलिक्यूल के पास में अगर अल्फा हाइड्रोजन है, तो उसके तो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में 4 केसेस बना दिए थे। 4 केस, इस पर भी अटैक कर सकता है
और इस पर भी हो सकता है। जब इस पर अटैक करेगा तो सेल्फ क्रॉस, इस पर अटैक करेगा तो सेल्फ और क्रॉस। तो यहाँ पर अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तब तो हमारे प्रोडक्ट 4 बन गए, लेकिन अगर एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे के पास नहीं है, देन अवर टोटल प्रोडक्ट विल बी 2 हियर। इन दैट कंडीशन हमारा जो आंसर आएगा वो कैसा आ जाएगा, हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा एंड यू विल गेट द आंसर। फाइन। अब देखो यहां पर इन्होंने मैकेनिज्म मेंशन कर रखा है। जैसे इन्होंने कैसे मैकेनिज्म मेंशन कर रखा है, वही इन्होंने एक ले रखा है बेंजल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करवा रखी है एसिटाल्डिहाइड के साथ। हालांकि इस वाली केमिकल रिएक्शन में केवल और केवल क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट ही बना रखा है, लेकिन याद रखिएगा यहां पर ऐसा नहीं है कि केवल क्रॉस एल्डोल ही प्रोडक्ट बनेगा। 2 टाइप ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी पॉसिबल, और वो कौन से 2 टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पर बन सकते हैं, विच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन द प्रीवियस टॉपिक। वहां पर हम लोगों ने उसको डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो। अब एक बार अपन इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। अगर मान लो मेरे को कभी भी एल्डोल कंडेंसेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन इन स्टेप्स 1। जैसे मैंने आपसे क्या बोला था, हम लोगों ने चूंकि इसका पहले डिस्कस कर लिया है ना मैकेनिज्म, मैंने आपसे क्या बोला था, सबसे पहले मेरा जो OH माइनस है विच इज बेस हियर, एट फर्स्ट योर बेस विल अटैक, और वेयर योर बेस विल अटैक ऑन द एसिडिक हाइड्रोजन और एल्फा हाइड्रोजन। ये वाला जो मेरा हाइड्रोजन है इट्स योर एसिडिक हाइड्रोजन और कैन बी कॉल्ड एज द अल्फा हाइड्रोजन. So at first your base will attack on this hydrogen atom, hydrogen will release in form of the H plus, carbon will get the negative charge. As your carbon will get the negative charge, ये वाला नेगेटिव यहाँ पर रेजोनेंस करेगा. जैसे ये वाला नेगेटिव यहाँ पर रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पर एक इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा. एंड व्हाट्स दैट इनोलेट आयन, वो मेरा इनोलेट आयन ये वाला कहलाता है. तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर अगर रिएक्शन करवाई तो पहले मेरा इनोलेट आयन बनेगा. अब जो मेरा बनने वाला, अब इनोलेट अटैक नहीं करता, अटैक तो मेरा कार्ब एनायन ही करता है. इनोलेट अटैक क्यों नहीं करता, क्योंकि ऑक्सीजन पर माइनस है तो वो कंफर्टेबल नहीं है, एनायन कंफर्टेबल है, ये यहाँ पर अटैक करेगा. बाद में हम नेगेटिव का क्या करवा देंगे, प्रोटोनेशन करवा देंगे, और फाइनली मेरा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो एल्डोल बन जाएगा. हम लोगों ने चूंकि मैकेनिज्म डिस्कस कर रखा है तो आई थिंक नो नीड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म अगेन. मैंने आपको तरीका बताया किस किस प्रकार से आपकी रिएक्शन हो सकती है और क्या क्या आपको कंसेप्ट को फॉलो करना है. तो ये वाला जो मेरा तरीका था दैट इज बेसिकली नोन एज द एल्डोल कंडेंसेशन. तो आपको याद रखना है कि पहले हमारा बेस, इतनी देर से मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि बच्चों बेस अटैक करेगा, एनायन बनेगा, वो अगर अलग अलग मॉलिक्यूल दे रखे तो सेल्फ करेगा कंडेंसेशन, क्रॉस कंडेंसेशन करेगा और आपके डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे. तो ये हमारा मैकेनिज्म था. आज अगर हम यहाँ पर नेमिंग रिएक्शन के अगर सीक्वेंस के अंदर अगर हम दूसरी केमिकल रिएक्शंस को अगर डिस्कस करें तो द नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द कैनिज़ारोस रिएक्शन. आज अगर हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन की अगर बात करें तो कैनिज़ारो का बेसिकली प्रॉपर्टी क्या होता है, ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिनमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता. जैसे एल्डोल में तो आपकी कंडीशन क्या होती है, एल्डोल की कंडीशन होती है कि दैट शुड हैव मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन. यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, ऐसे कंपाउंड जिनमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता वही मेरे कंपाउंड जो रहेंगे वो हमारे इसको शो करेंगे. दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मैं यहाँ पर किसको यूज में लेता हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH और KOH को यूज में लूंगा. और ये वाला जो रिएक्शन है ये एक कंसेप्ट पर बेस्ड होता है, इसका नाम होता है डिसप्रपोर्शनेशन. एक बार अपन सबसे पहले रिएक्शन को समझते हैं कि मेरा रिएक्शन क्या होता है और डिसप्रपोर्शनेशन क्या होता है. एक बार उसकी थ्योरी क्या लग रही है, जैसे मैं पहले एक बार आपको एक रिएक्शन समझा देता हूँ. जैसे मानकर चलो मुझे फॉर्मेल्डिहाइड दे रखा है. आज अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड की अगर मैं बात करूं तो बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, फॉर्मेल्डिहाइड में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 0 है. व्हेनेवर दिस मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद द कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या व्हेनेवर दिस मॉलिक्यूल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, एक बार ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड एंड another time it will be the reduced. as it will be oxidized तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट बनाना है, और as it will be reduced then आपको अल्कोहल बनाना है.
एक बार मेरा आंसर आ जाएगा सोडियम फॉर्मेट, और एक बार मेरा जो आंसर आ जाएगा दैट्स नोन एज द मिथाइल एल्कोहल। हम लोग डिसप्रपोर्शनेशन इसी को तो बोलते हैं। सेम विल बी ऑक्सीडाइज्ड और सेम विल बी रिड्यूस्ड। एज द सेम विल बी ऑक्सीडाइज्ड और सेम विल बी रिड्यूस्ड, देन दिस कंसेप्ट इज बेसिकली नोन एज व्हाट, ये मेरा डिसप्रपोर्शनेशन है। तो यहां पर क्या लिख रखा है, एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम undergoes Cannizzaro reaction. In this reaction, one molecule is oxidized at the expense of the other, which is reduced to alcohol. The usual reagent is 50% aqueous or ethanolic अल्काइली। यहाँ पर आपको यहाँ पर एथेनोलिक या अल्काइली को यूज में लेना है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक्वस या एथेनोलिक अल्काइली को यूज में लेंगे, मतलब कुल मिलाकर बेस को यूज में लेंगे। कैसे करना है उसका एक तरीका मैंने बताया। जैसे ये मेरा फॉर्मेल्डिहाइड है, आपने फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के साथ में रिएक्शन करवाई, as you will do the reaction of formaldehyde with the NaOH. In that condition, one will be the oxidized. ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद में हमेशा ध्यान रखना सोडियम सोल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाना है। एज यू विल फॉर्म द सोडियम सोल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मेरा ये बन जाएगा, फाइनली मेरा मिथाइल एल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मानकर चलो मैकेनिज्म की अगर अपन बात करते हैं, तो मैंने मैकेनिज्म की अगर हम लोग देखें, यहाँ पर मैकेनिज्म क्या है, RCHO का मतलब क्या है, यहाँ पर R का मतलब या तो हाइड्रोजन है या C6H5 है। मतलब आपको कुल मिलाकर एल्डिहाइड वही लेना है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन जीरो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप R का मतलब CH3 समझ जाओ, साफ नीचे मेंशन कर रखा है R का मतलब या तो H होगा या C6H5 होगा, क्योंकि you have to consider what, you have to consider only that aldehyde which do not have any type of the alpha hydrogen। तो अगर आपने इसको 50% एथेनोलिक NaOH के साथ में रिएक्शन करवाया, तो one will be oxidized, so after the oxidation sodium salt of the carboxylic acid will formed, और जैसे यहाँ पर सोडियम सोल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड विल फॉर्म्ड, उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो मेरा अगला वाला अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और यू विल गेट द आंसर। तो मेरा जो आंसर आएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा। अब अपन एक बार इसका मैकेनिज्म समझते हैं। जैसे ये मेरा फॉर्मेल्डिहाइड है, आज अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की अगर बात करें तो मेरे फॉर्मेल्डिहाइड पर सबसे पहले क्या होगा बच्चों, OH माइनस अटैक करेगा। अब अगर मेरे फॉर्मेल्डिहाइड पर अगर OH माइनस ने अगर अटैक करा, तो हाउ इट विल अटैक हियर, OH माइनस जो रहेगा एक्चुअली इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन एटम। as the OH minus will attack on the carbon atom, then your bond will go at this direction। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, आज अगर आप देखोगे तो जैसे ही मेरे इस वाले ने अटैक अगर करा, तो अटैक यहाँ पर जैसे ही होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा H, इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा O पर माइनस, और इधर आ जाएगा हमारा OH। अब ऐसे परिस्थिति में यहां पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो इनिशियली ये वाला जो कार्बन था इट वाज द sp2 हाइब्रिडाइज्ड। आज अगर अपन देखें एंड बॉन्ड एंगल वाज द 120 डिग्री, आफ्टर द रिएक्शन ये मेरा कार्बन sp3 हो गया और बॉन्ड एंगल हैज बिकम द 109। तो ये अपने आप को न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा। जैसे ही अपने आप को न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा तो पता है नियम के मुताबिक OH को निकलना चाहिए, लेकिन चूंकि आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH को यूज में ले रहे हो, दैट्स व्हाई OH कैन नॉट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम हियर। तो यहां से क्या होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर। जैसे तुम्हारा हाइड्राइड ट्रांसफर यहां से होगा, तो हाइड्राइड ट्रांसफर के बाद में ये वाला जो मेरा मोलिक्यूल है ये मेरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल टर्न इनटू द फॉर्मिक एसिड प्लस हाइड्राइड में निकल जाएगा। अब जैसे यहां से हाइड्राइड निकला, ये वाला जो मेरा हाइड्राइड है इट विल अटैक ऑन द अनदर मोलिक्यूल ऑफ द फॉर्मेल्डिहाइड। हाइड्राइड हमारा यहां पर अटैक करेगा, अटैक करते ही मेरा बॉन्ड इधर आ जाएगा। जैसे ही मेरा बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये वाला जो मेरा कंपाउंड है ये वाला कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो ये मेरा एसिड बना, ये मेरा एसिड क्या करेगा, अपना H प्लस देगा, H प्लस देते ही H प्लस देगा ताकि खुद Na के साथ रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि आपने NaOH को यूज में लिया है। तो इसको तो बना देगा मिथाइल अल्कोहल और खुद वहां पर सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड यू विल गेट द आंसर। तो आज अगर आप मैकेनिज्म को अगर देखोगे तो मैंने आपसे क्या बोला, सबसे पहले मेरे OH ने अटैक करा, OH ने अटैक करने के बाद यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद उसने दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करा और बाद में यहां से मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड
अपना H प्लस देगा और जैसे H प्लस देगा इसको प्रोटोनेट कर देगा, मिथाइल एल्कोहल बन जाएगा और ये वाला मेरा सोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला मेरा मैकेनिज्म कहलाता है। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले एक एसिड बना, एसिड ने अपना H प्लस इसको दिया, इसने रिलीज करा, यहाँ से आपका H प्लस निकलेगा तो ये तो सॉल्ट बन जाएगा और ये हमारा एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर। अब एक टर्मिनोलॉजी आती है क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो का मतलब क्या होता है? क्रॉस कैनिजारो का मतलब होता है कि आज अगर मान लो इफ डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर यूज्ड, अगर हम लोग अगर देखें तो ऐसी परिस्थिति में आज अगर आपने कभी भी डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड को अगर यूज में लिया तो उसका नाम होता है क्रॉस कैनिजारो। जैसे एक मैंने यहां पर क्या ले लिया, एक मैंने ले लिया बेंजल्डिहाइड और दूसरा मैंने क्या ले लिया, दूसरा मैंने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड। अगर मैंने बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाई, न तो मेरे बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है और न मेरे फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है। अब आप क्या बोल रहे हो, एक आपने ऑक्सीडाइज करवाया और दूसरे का आपने रिडक्शन करवाया। जैसे ही आपने एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन, अब तक क्या होता था कि दोनों चीजें सेम होती थी। सेम अगर होती थी तो आप सीधी सी बात है किसी का भी ऑक्सीडेशन करवा दो, किसी का भी रिडक्शन करवा दो। अब चूंकि यहां पर थिंग्स आर द डिफरेंट हियर, इन दैट कंडीशन नाउ वी हैव टू थिंक विच विल बी ऑक्सीडाइज्ड और विच विल बी रिड्यूस्ड। अब देखो आपको यह समझने की जरूरत है कि इन द फर्स्ट स्टेप हु विल अटैक। यहां पर आपको देखना है एट फर्स्ट OH माइनस विल अटैक। ये यहां पर ये वाला हमारा सबसे पहले अटैक करेगा। अगर इसने सबसे पहले अगर अटैक करा तो एज इट विल अटैक फर्स्ट। तो आज आप मैकेनिज्म को देखो ना, हमारा OH अटैक कर रहा है सबसे पहले। जैसे ही मेरे OH ने अटैक करा सबसे पहले, OH के अटैक करने के बाद में OH ने जिस पर अटैक करा उसी का एसिड बना। तो मेरे को ये देखना है कि आज अगर ये मेरा बेंजल्डिहाइड और वो मेरा फॉर्मेल्डिहाइड है तो मेरे OH की अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा किस पर होगी, बेंजल्डिहाइड पर होगी कि फॉर्मेल्डिहाइड पर होगी। तो अगर हम इस चीज को अगर देखें कि मेरे OH की अटैक करने की टेंडेंसी, देखो मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में भी बोला था कि आज अगर एल्डिहाइड और कीटोन की अगर हम बात करते हैं तो इन द टॉपिक ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन सबसे पहले मेरा OH माइनस अटैक करता है। और मेरा OH माइनस कहां पर अटैक करता है, जहां पर स्टारिक हिंड्रेंस कम होगा। क्योंकि मैंने आपको बोला था ना इनिशियली दे आर हैविंग द एंगल 120 डिग्री, आफ्टर द रिएक्शन एंगल विल बिकम द 109.28 मिनट्स सिंस दे विल क्लोज टू ईच अदर। इन दैट कंडीशन स्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस विल बी देयर। तो ऐसे केसेस में मेरा जो OH माइनस अगर अटैक करेगा तो मेरा OH माइनस किस पर अटैक करेगा। नाउ सिंस बेंजल्डिहाइड इज बेसिकली हैविंग द हिंड्रेंस हियर एंड द फॉर्मेल्डिहाइड नॉट हैविंग द हिंड्रेंस, तो मेरा जो OH माइनस है ये OH माइनस सबसे पहले किस पर अटैक करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड पर करेगा। तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और एज योर फॉर्मेल्डिहाइड विल बी द ऑक्सीडाइज्ड, हमारा दूसरा वाला जो रहेगा वो रिड्यूस्ड हो जाएगा और एज इट विल बी रिड्यूस्ड यू विल गेट द आंसर। मतलब ऑक्सीडेशन किसका होगा, अगर हम इस चीज को समझें, याद रखना दोज स्पीशीज, यहां पर अगर हम देखें दोज स्पीशीज हु आर मोर रिएक्टिव, अगर अपन देखें हु आर मोर रिएक्टिव फॉर NAR, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए मोर रिएक्टिव होगा, उनका तो अपन को क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है, दे विल बी ऑक्सीडाइज्ड। और मैंने आपसे दूसरा क्या बोला, यहां पर जो यहां पर लेस रिएक्टिव होगा किसके लिए, NAR के लिए, तो लेस रिएक्टिव फॉर NAR हमने उसका क्या करना है, हमने उसका रिडक्शन करना है। और एज वी विल डू द रिडक्शन हियर इन दैट कंडीशन आवर आंसर विल बी लाइक दैट। तो जो मेरे NAR के लिए मोस्ट रिएक्टिव है हमने उसका क्या करना है, हमने उसका ऑक्सीडेशन करना है। और जो मेरे NAR के लिए लेस रिएक्टिव है हमने उसका क्या करना है, उसका मेरे को रिडक्शन करना है। इस प्रकार से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को करेंगे। अब एक टर्मिनोलॉजी होती है इंटरनल कैनिजारो। इंटरनल कैनिजारो का मतलब क्या होता है,
जैसे आज आपने यहाँ पर देखा कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी कैनिज़ारो रिएक्शन करा तो उसके अंदर आप लोगों ने क्या देखा, वी आर यूजिंग टू इक्विवेलेंट। सिंस वी आर यूजिंग द टू इक्विवेलेंट हियर इन दैट सिचुएशन, आप एक का ऑक्सीडेशन कर रहे थे, एक का रिडक्शन कर रहे थे। इंटरनल का मतलब क्या होता है? इंटरनल का मतलब होता है इफ टू कार्बोनाइल ग्रुप, अगर आपके कभी भी दो कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट इन सेम मॉलिक्यूल, अगर मेरे दो कार्बोनाइल ग्रुप अगर एक ही मॉलिक्यूल में अगर प्रेजेंट हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनल कैनिज़ारो। जैसे ये मेरा जो मॉलिक्यूल है, हम इस वाले मॉलिक्यूल का नाम लिखते हैं ग्लाइओक्सल। आज अगर मैं ग्लाइओक्सल की अगर मैं बात करूं, कंसेप्ट बड़ा आसान है। आपने जैसे इसको कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ में रिएक्ट करवाया तो वन स्पीशीज विल बी ऑक्सीडाइज्ड और अनदर विल बी रिड्यूस्ड। तो मेरा एक तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया और एक का मतलब, सिंस यू आर नॉट यूजिंग द डिफरेंट थिंग्स हियर इन दैट कंडीशन, कंसेप्ट मेरा बड़ा सिंपल रहेगा, एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एक का रिडक्शन हो जाएगा। जैसे एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा एक का रिडक्शन हो जाएगा, दे विल बी नोन एज द इंटरनल कैनिज़ारो रिएक्शन। तो हमको याद रखना है ये वाली जो मेरी रिएक्शन होती है ये मेरी कैनिज़ारो रिएक्शन होती है, डिसप्रपोर्शनेशन कंसेप्ट पर बेस्ड होती है। एक का ऑक्सीडेशन होता है और एक का रिडक्शन होता है और हमारा आंसर इस प्रकार से आएगा। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली नोन एज द रिफॉर्मेट्स रिएक्शन। यहां पर हम लोग है ना अब कुछ नेमिंग रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो नेमिंग रिएक्शंस वी आर डिस्कसिंग हियर, उनमें पहला एल्डोल था, दूसरा कैनिज़ारो था। अब जैसे रिफॉर्मेट्स की, इट इज बेसिकली सिमिलर टू व्हाट, इट इज बेसिकली सिमिलर टू द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये हमारे एल्डोल का थोड़ा सिमिलर है। एक बार मैं आपको ये रिएक्शन समझाता हूं कि होती है। द रिएक्शन इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विद अल्फा ब्रोमो, एक्चुअली ये अल्फा ब्रोमो है, अल्फा ब्रोमो एसिड एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ मेटालिक जिंक टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर विच कैन बी इजीली डिहाइड्रेटेड इनटू द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। देखना इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ये मेरे को कार्बोनाइल ग्रुप दे रखा है और आज जो मेरे को कार्बोनाइल ग्रुप दे रखा है, मैंने इस कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, आई वॉन्ट टू रिएक्ट दिस कार्बोनाइल ग्रुप विद द अल्फा हेलो एस्टर। जैसे ही मैंने इस कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन अल्फा हेलो एस्टर के साथ करवाई तो एज यू विल डू द रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप विद द अल्फा हेलो एस्टर, आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, आपको यहाँ पर जिंक को यूज में लेना पड़ेगा। और जैसे ही आप बाद में जिंक को यूज में लेंगे और उसके बाद में उसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो फाइनली आपका जो मॉलिक्यूल रहेगा दैट विल टर्न इनटू व्हाट, मेरा जो कंपाउंड रहेगा इट विल टर्न इनटू द बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर और एज माई कंपाउंड विल टर्न इनटू द बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। इस कंसेप्ट का जो नाम होता है दैट्स कॉल्ड एज व्हाट, ये मेरा कहलाता है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। मतलब वी हैव टू डू द रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद व्हाट, अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो जैसे अल्फा हालो एस्टर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मेरा मॉलिक्यूल जो बनेगा वो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, अभी तक देखो एल्डोल में क्या हो रहा था, सबसे पहले मेरा बेस अटैक कर रहा था, जैसे ही मेरे बेस ने अटैक करा तो मेरे कार्बन पर माइनस आया, जैसे ही मेरे कार्बन पर माइनस आया तो मेरे उस माइनस ने क्या करा, मेरे उस माइनस ने दूसरे वाले कार्बोनाइल पर अटैक करा। अब व्हाट द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग हियर, व्हेनेवर वी विल टॉक अबाउट दिस रिएक्शन, कार्बन और हैलोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन और हैलोजन में हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर तुम्हारे हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है इन दैट कंडीशन, आज अगर आपका बॉन्ड अगर टूटेगा तो कार्बन और हैलोजन वाला टूटेगा, तो कार्बन पर प्लस आएगा और हैलोजन पर माइनस आएगा। एज योर कार्बन एटम विल गेट द पॉजिटिव इन दैट कंडीशन, पॉजिटिव तो मेरा कार्बोनाइल पर अटैक नहीं कर सकता है ना, हु विल अटैक ऑन द कार्बोनाइल कंपाउंड, ऑफ कोर्स न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बन पर प्लस होगा तो वो अनस्टेबल है, वो लेस मोस्ट रिएक्टिव है, तो हमारा कार्बन पर माइनस बेसिकली अटैक करता है। अब अगर मेरे कार्बन पर माइनस बेसिकली अगर अटैक करेगा तो माइनस तो आ ही नहीं सकता, इसीलिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं, आज अगर अपन देखें तो यहां पर मैंने जो अल्फा हेलो एस्टर लिया, एट फर्स्ट माई दिस मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद द जिंक डस्ट, ये मेरे जिंक के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे ये मेरे जिंक के साथ रिएक्शन करेगा
तो जिंक इज द बेसिकली मेटल, इट विल इंसर्ट बिटवीन द कार्बन और हेलोजन, एज इट विल इंसर्ट बिटवीन द कार्बन और हेलोजन, ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है, ये वाला मेरा मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, ये मेरा इसके बीच में जाकर इंसर्ट हो जाएगा और इंसर्ट होने के बाद में ऐसा वाला कंपाउंड बन जाएगा। भाई जिंक तो मेरा बाईवेलेंट होता है ना, अब चूंकि जिंक मेरा बाईवेलेंट होता है तो ऐसे केस में यहां पर सबसे पहले क्या होगा कि जो मेरा जिंक है इट विल इंसर्ट बिटवीन द कार्बन और हेलोजन और विल इंसर्टेड बिटवीन द कार्बन और हेलोजन और यहां पर ये बन जाएगा। अब एक्चुअली मेरा ये वाला जो कंपाउंड है ये मेरा क्या बन गया, इट हैज बिकम द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों, क्योंकि कार्बन और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंसेस है। कार्बन और जिंक, यहां पर ये कार्बन और मेटल आपस में कनेक्टेड है, तो मेरे जिंक चूंकि मेटल है विल गेट द पॉजिटिव, कार्बन विल गेट द नेगेटिव, और ये वाला जो मेरा नेगेटिव अब अपना बन गया, बस कुछ भी नहीं होगा, इट विल अटैक ऑन द कार्बोनाइल ग्रुप। जैसे इट विल अटैक ऑन द कार्बोनाइल ग्रुप, अब ये मेरे कार्बन पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, और एज द ऑक्सीजन पर माइनस आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो है ये मेरा C इधर आ जाएगा O पर माइनस आएगा तो वहां पर ZnX वाला पोर्शन कनेक्ट हो जाएगा, और इधर मेरा क्या आ जाएगा, इधर मेरा CH2 इधर आ जाएगा COOR। बाद में आपने इस वाले मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस करवाया, एज यू विल डू द हाइड्रोलाइसिस, तो यहां से आपका बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ H और OH आएगा, and you will get the answer like that, and this concept is basically known as what, beta hydroxy ester। तो मैंने आपको यहां पर क्या समझाया कि सबसे पहले क्या होता है कि जो मेरा अल्फा हेलो एस्टर जो रहता है, ये अल्फा हेलो एस्टर जिंक के साथ रिएक्शन करता है, और एज इट विल रिएक्ट विद द जिंक सो इट विल इंसर्टेड बिटवीन द कार्बन और हेलोजन, और मेरा यहां पर आ जाएगा। अब ये ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बन गया, वही ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बन गया। तो आपको भी पता है वहां पर कौन सा बॉन्ड टूटेगा, मेरे कार्बन पर जैसे ही माइनस आएगा इट विल अटैक ऑन द कार्बोनाइल के कार्बन पर, बाद में जुड़ जाएगा, और बाद में आपने जैसे उसका हाइड्रोलाइसिस करवाया ये मेरा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मैं आपको क्या अप्रोच बताना चाह रहा हूं, मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा हूं, हाउ यू विल डू द रिएक्शन हियर। मतलब हमने जिंक बेसिकली अल्फा हेलो एस्टर आपने ले लिया, तो इन द सच टाइप ऑफ द कंपाउंड सिंस कार्बन एटम इज गेटिंग द पॉजिटिव हियर, that is the reason as the carbon atom will get the positive, in that condition what the problem you will face here, in that condition carbon will get the positive, so it cannot attack at the carbon of the carbonyl, so attack is not easy, as the attack is not easy in that condition हमने जिंक के साथ रिएक्शन कर सबसे पहले उसको ऑर्गेनोमेटेलिक बनाया, फिर हमने आंसर को फॉलो करा। अब आपको भी पता है कि ये जो मेरा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बना, ये मेरा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर जो होगा, आप अगर इसको कभी भी अगर हीट अगर करते हो तो एज यू विल हीट दिस मॉलिक्यूल, इन दैट कंडीशन यहां से आपका H निकलेगा, इधर से आपका OH निकलेगा, और बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो एक अनसैचुरेटेड एस्टर बनेगा, दैट्स नोन एज द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। लेकिन ये तभी बनेगा जब हीट साइन या कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपको दे रखा होगा, तो आपका ये बन जाएगा और यू विल गेट द आंसर। इस प्रकार से हम हमारे आंसर को यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये मेरी जो रिएक्शन थी इसका नाम था रिफॉर्मेट्स की। अब हमारा आता है ऑक्सीडेशन। बच्चों ऑक्सीडेशन के अंदर मैंने आप लोगों को पहले भी एक चीज समझाया था कि अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन की बात करोगे देन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज मच इजियर देन द कीटोन। सिंस द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज मच इजियर देन द कीटोन, in that situation whenever aldehyde will be the oxidized then it will turn into the carboxylic acid। अगर आप कभी भी aldehyde on oxidation form respective acid while ketone form less carbon carboxylic acid on oxidation according to the Popov's rule। मैंने आपको बताया ना, कभी भी अगर आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो वो उतने ही कार्बन के एसिड में कन्वर्ट होगा, लेकिन कीटोन में ये संभव नहीं क्योंकि हमको सीसी बॉन्ड को ब्रेक करना होता है और पॉपऑफ्स के हिसाब से आंसर को रिलीज करना होता है। अब हम लोगों को यहाँ पर कीटोन का ऑक्सीडेशन करना है, तो मैंने आपको बताया था कीटोन का ऑक्सीडेशन इज नॉट ईजी, ओनली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर देयर हु कैन इजीली ऑक्सीडाइज द कीटोन। वीक के अंदर इतना यहाँ पर हिम्मत नहीं है, ये हम लोगों ने पहले भी बताया था कि जो टॉलेंस रिएजेंट होता है दैट इज बेसिकली वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट नॉट एबल टू ऑक्सीडाइज योर कीटोन हियर।
तो मैंने यहाँ पर एसिडिक कैमिनोफोर लिया, दैट इज बेसिकली योर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंस एसिडिक कैमिनोफोर इज योर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये वाला मेरा मोलिक्यूल जो रहेगा ये ऑक्सीडाइज्ड कर देगा और एज द ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस हियर। पॉपऑफ्स रूल क्या कहता है कि सी डबल बॉन्ड उस अल्काइल के साथ जाएगा जो अल्काइल छोटा होगा। मैं ये मानकर चलता हूँ कि हमारा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, इधर वाले का एसिड बनेगा, एक कार्बन का इधर फॉर्मिक एसिड बनेगा, और यू नो वेरी वेल जो मेरा फॉर्मिक एसिड होता है ये हमारा ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद वापस CO2 और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यू विल गेट द आंसर इन दिस वे। तो यहाँ पर हमारा कीटोन का ऑक्सीडेशन ऐसा होता है। अब यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर ऑक्सीडेशन के अंदर मैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहा हूँ जिसका नाम होता है सेलेनियम ऑक्साइड। सेलेनियम ऑक्साइड इज बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जैसे अपन यहाँ पर एक बात बोले, हर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक का होता है। आज मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कैमिनोफोर ने सीसी बॉन्ड को तोड़ दिया तो आप सेम एक्सपेक्टेशन सेलेनियम ऑक्साइड के साथ नहीं कर सकते। जैसे वी ऑल आर द ह्यूमन बीइंग बट नेचर ऑफ एवरी पर्सन इज डिफरेंट ना। हो सकता है कोई चीज़ मुझे पसंद आती हो तो आपको ना आती हो सकता है कोई चीज़ आपको पसंद आती हो तो आप मुझे नहीं आती हो। तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि कल से आप मेरे से ये बोल देंगे कि ये चीज़ हमें पसंद आती है आपको पसंद नहीं आती, आप मनुष्य कहने के लायक नहीं हो। तो ये क्या बात हुई, आपका सबका नेचर अलग अलग होता है। वी आर यूजिंग वन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज बेसिकली नोन एज द सेलेनियम ऑक्साइड। सेलेनियम ऑक्साइड क्या करता है, सेलेनियम ऑक्साइड बेसिकली ऑक्सीडाइज्ड अल्फा पोजीशन, ये मेरा क्या करेगा, ये मेरे अल्फा पोजीशन को ऑक्सीडाइज करेगा, और एज इट विल ऑक्सीडाइज्ड द अल्फा पोजीशन एंड टर्न इनटू द कार्बोनाइल ग्रुप, और जैसे ही उसको कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, इन दैट कंडीशन नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे मानकर चलो कि मेरे को यहाँ पर ये वाला कंपाउंड अगर दे रखा है तो मैंने क्या बोला, सेलेनियम ऑक्साइड बेसिकली ऑक्सीडाइज्ड अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन को ऑक्सीडाइज्ड, इट इज बेसिकली ऑक्सीडाइज्ड अल्फा पोजीशन, अल्फा पोजीशन मींस अल्फा कार्बन, और अल्फा को ऑक्सीडाइज करने के बाद उसको कार्बोनाइल में कन्वर्ट करता है। तो अगर अल्फा को ऑक्सीडाइज्ड करने के बाद अगर उसको कार्बोनाइल में अगर कन्वर्ट कर देगा, तो आज अगर अपन फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें तो सिंस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आर 0 और अल्फा कार्बन आर 0, तो यहाँ तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर अपन ने एसिडल्डिहाइड अगर ले लिया, तो अगर हम एसिडल्डिहाइड की अगर बात करेंगे तो मेरे एसिडल्डिहाइड में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 है। अगर अल्फा हाइड्रोजन अगर 3 है तो ये मेरा फंक्शनल ग्रुप, ये मेरा अल्फा कार्बन, बस अल्फा वाले को ऑक्सीडाइज्ड करने के बाद डबल बॉन्ड बना दो। तो मतलब सेलेनियम ऑक्साइड जो रहता है ना, सेलेनियम ऑक्साइड बेसिकली ऑक्सीडाइज द अल्फा पोजीशन, एज इट विल ऑक्सीडाइज द अल्फा पोजीशन, तो हमारा कार्बोनाइल बन जाएगा। जैसे ये वाला मेरा मोलिक्यूल एसीटोन है, अब अगर ये वाला मेरा मोलिक्यूल एसीटोन है तो ये फंक्शनल, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, तो आइदर वन ऑफ द अल्फा, या तो लेफ्ट वाला या राइट वाला, उसको आपको कार्बोनाइल बनाना है। कंपाउंड हमारा पायरुविक एल्डिहाइड के अंदर ही कन्वर्ट होगा और यू विल गेट द आंसर। बस ये वाला मेरा ऑक्सीडेशन कहलाता है। एक ऑक्सीडेशन जो हम बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट्स नोन एज द ऑक्सीडेशन बाय द पर एसिड्स। पर एसिड मेरे क्या होते हैं, आज अगर मैं पर एसिड की अगर मैं बात करूँ, ये मेरा नॉर्मल एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैंने उसके अंदर एक ऑक्सीजन को अगर और जोड़ दिया तो दिस कंपाउंड विल बी ट्रीटेड एज अ पर एसिड। मतलब whenever additional oxygen is added in the normal acid then formed compound will be called as the per acid here। पर एसिड जो मेरा होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, पेरोक्साइड लिंकेज होता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं पर एसिड। सी इफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द परफॉर्मिक एसिड, परफॉर्मिक एसिड का मतलब क्या होता है, जैसे आज अगर मैंने यहाँ पर COOH ले लिया तो ये वाला जो मेरा कंपाउंड है इट विल बी नोन एज द फॉर्मिक एसिड। लेकिन अगर मैंने फॉर्मिक एसिड के एक ऑक्सीजन मैंने इसके अंदर और जोड़ दिया, तो जैसे ही मैंने एक ऑक्सीजन और जोड़ दिया तो ये वाला मेरा मॉलिक्यूल परफॉर्मिक एसिड कहलाएगा। तो आज मैंने आपसे एक बात क्या कहना है, अगर मुझे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी पर एसिड अगर नजर आ जाएगा, इन द होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री व्हेन एवर पर एसिड इज गिवन टू अस, इसका काम होता है बस इस वाले ऑक्सीजन को निकालना, ये वाला ऑक्सीजन, क्योंकि ये वाले जो ऑक्सीजन है दे आर बिजी इन द रेजोनेंस, तो ये क्या करेंगे, इस वाले ऑक्सीजन को निकाल देंगे। तो मैंने आपसे क्या बोला, आज अगर मान लो जैसे मेरे को फॉर्मेल्डिहाइड अगर दे रखा है, अब मैंने अगर फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन परफॉर्मिक एसिड के साथ करवाई, तो जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शन पर क्यों लगाया, ड्यू टू द पेरोक्साइड लिंकेज, तो जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शन परफॉर्मिक एसिड के साथ कराई, ये वाला जो मेरा एक ऑक्सीजन है
ये वाला एक ऑक्सीजन जाकर इंसर्ट हो जाएगा और इंसर्ट होने के बाद में मेरा जो कंपाउंड है दैट विल टर्न इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने आपसे क्या बोला, यहां पर अगर आप कभी भी एल्डिहाइड अगर आप लोगों ने कभी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करवा दी, अगर आपने पर एसिड के साथ करवाई, तो जैसे ही अगर आपने एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर पर एसिड के साथ करवाई, तो आपको भी पता है कि मेरा जो एल्डिहाइड है जैसे ये मेरे पर एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा, तो पर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो दिस ऑक्सीजन विल इंसर्ट बिफोर द CH और एज इट विल इंसर्ट बिफोर द CH मेरा जो मॉलिक्यूल रहेगा इट विल टर्न इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरा आंसर हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा और इस रिएक्शन का एक नाम होता है दैट्स नोन एज द बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन। एक बात को याद रखिएगा, आपको कभी भी है ना दिक्कत एल्डिहाइड वाले केस में नहीं आएगी, क्योंकि एल्डिहाइड वाले केस में तो मैंने क्या बोला, इफ एनी एल्डिहाइड इज गिवन टू यू, whenever you will oxidize your molecule in the presence of the per acid. So whenever any aldehyde is given to you, whenever you want to oxidize your molecule in the presence of the per acid, in that condition अगर आप अपने मोलिक्यूल को अगर पर एसिड की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडाइज करते हो, तो मैंने आपसे क्या बोला कि ऑक्सीजन विल डेफिनेटली इंसर्ट बिफोर द हाइड्रोजन, और एज द ऑक्सीजन इज डेफिनेटली इंसर्ट बिफोर द हाइड्रोजन, मेरा आंसर विल बी ऑलवेज कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रॉब्लम बताए आप कहां फेस करोगे, whenever you will face the problem then you will face the problem in case of the ketone। जैसे अगर मानकर चलो कि मेरे को यहां पर कीटोन अगर दे रखा है RC≡OR, अब मैंने मान लो जैसे इसका ऑक्सीडेशन करवाया तो आई एम यूजिंग द पर एसिड हियर। अब जैसे ही मैंने पर एसिड को यूज में लिया तो ये वाला जो मेरा ऑक्सीजन है ये इंसर्ट होगा। अब या तो ये इधर इंसर्ट होगा या इधर इंसर्ट होगा। भाई एल्डिहाइड के केस में तो मैंने आपको बता दिया हमेशा वो H के पहले ही जाएगा और एसिड ही बनेगा। लेकिन अगर मुझे यहां पर कीटोन अगर दे दे तो कीटोन में या तो इस R के पहले इंसर्ट होगा या इसके पहले इंसर्ट होगा। अब अगर मेरा कीटोन अगर सिमेट्रिकल है जैसे ऊपर वाला, आज अगर हम लोग देखें तो ऊपर वाला एसीटोन मेरा सिमेट्रिकल है। We know very well if I am using the परफॉर्मिक एसिड here, then this oxygen will insert before any alkyl group। अब चाहे आप इस अल्काइल के पहले इंसर्ट करो चाहे उस अल्काइल के पहले इंसर्ट करो, मर्जी है जिसके पहले आप इंसर्ट कर दो, आपका आंसर विल बी ऑलवेज कॉमन एंड माय आंसर विल बी कंसीडर्ड एज अ मिथाइल एसीटेट हियर। तो whenever आप कहीं पर भी अगर आप इसको आपको इंसर्ट करने की नीड हो, कहीं पर भी इंसर्ट करो, योर आंसर विल बी ऑलवेज कॉमन और मेरा आंसर एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। But whenever you will face the problem, then you will face the problem in which cases if the ketone is unsymmetrical। Suppose अगर मेरा कीटोन अगर अनसिमेट्रिकल है तो वहां पर हम लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस होगा। तो यदि मेरा कीटोन अगर अनसिमेट्रिकल है तो वहां पर आपको प्रॉब्लम जो फेस होगा वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या फेस होगा वो मैं आपको यहां पर समझा देता हूं सो दैट यू विल गेट द पॉइंट मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। आज अगर मान लो कि मेरे को यहां पर किसी ने ये वाला कंपाउंड दे दिया और अगर मान लो अब मेरे से किसी ने कह दिया कि आई वॉन्ट टू ऑक्सीडाइज दिस मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ द पर एसिड, एज आई वॉन्ट टू ऑक्सीडाइज दिस मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ द पर एसिड। अब मेरे को पता है कि ये ऑक्सीजन देगा और ऑक्सीजन विल इंसर्ट। अब ऑक्सीजन किधर इंसर्ट होगा, इधर होगा तो अलग बनेगा, उधर होगा तो अलग बनेगा। तो यहां पर अगर हम देखें यहां पर मैं ऑर्डर ऑफ इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन, हमारा ऑक्सीजन कहां पर इंसर्ट होगा इसका मैं एक ऑर्डर आपको बताता हूं। और ये जो मेरा ऑर्डर है ये मेरा ऑर्डर क्या है, द फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू द हाइड्रोजन, देन टर्शरी अल्काइल, देन सेकेंडरी अल्काइल, देन फिनाइल, देन प्राइमरी अल्काइल, देन मिथाइल, और हमारा आंसर ऐसा आ जाएगा। जैसे आज ये मेरा मिथाइल है और ये मेरा 1 डिग्री अल्काइल है, भाई इट्स योर मिथाइल हियर और इट्स योर 1 डिग्री अल्काइल हियर। तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, 1 डिग्री अल्काइल को। तो आपका जो ऑक्सीजन होगा एक्चुअली इट विल इंसर्ट बिफोर इट, और जैसे ही इसके पहले जाकर इंसर्ट हो जाएगा यू विल गेट द आंसर।
जैसे मैंने मानकर चलो कि एक कंपाउंड आपको दे दिया बेंजीन और यहां पर मैंने C डबल बॉन्ड और CH2 CH3 को देखना, मतलब यू हैव टू सी द नेचर ऑफ अल्काइल ना। आपको यहां पर इथाइल देखना है, ऐसा मत बोल देना कि ये कार्बन 2 डिग्री का है और यहां पर आपको फिनाइल को देखना है। तो ये मेरा इथाइल है, इथाइल में ये मेरा 1 डिग्री का अल्काइल है। अगर ये मेरा 1 डिग्री का अल्काइल है, अब अगर मानकर चलो कि मैंने यहां पर एक कंपाउंड ले लिया जिसका नाम है पर एसिटिक एसिड। अब जैसे ही मैंने पर एसिटिक एसिड लिया तो अवर ऑक्सीजन विल इंसर्ट, तो बेंजीन के अंदर और 1 डिग्री अल्काइल में हु विल गेट द प्रायोरिटी? बेंजीन विल गेट द प्रायोरिटी। सिंस बेंजीन विल गेट द प्रायोरिटी, सो अवर ऑक्सीजन विल इंसर्ट बिफोर द बेंजीन एंड अवर आंसर विल बी लाइक दैट। तो कभी भी मान लो अगर आप लोगों को यहां पर भाई मेरे को एल्डिहाइड अगर दे रखा है तो इट इज ऑलवेज कंपलसरी अवर एल्डिहाइड विल टर्न इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। But if the ketone is given to you, if the symmetrical ketone is given to you, in that condition there is no any panic situation. But if the unsymmetrical ketone is given to you in that condition, you have to understand here. What you have to understand, whenever you want to insert the oxygen atom, then insertion of oxygen will done according to this order. As the insertion of oxygen will done according to this order, in that condition, this is the order. According to that, you can find out the answer of the question. एक आता है हमारा विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन बेसिकली होता क्या है? विटिक रिएक्शन में हम लोगों को यहां पर एक कंपाउंड दे रखा है, इसका नाम जो होता है इट्स नोन एज द एल्काइलाइडीन। ये मेरा अल्काइलाइडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन। ये मेरे को एक कंपाउंड दे रखा है, इसका नाम है अल्काइलाइडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन। इस अल्काइलाइडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस अल्काइलाइडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन को हम लोग यीलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यीलाइड। मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है? आई वॉन्ट टू डू द रिएक्शन ऑफ दिस मोलिक्यूल विद द कार्बोनाइल कंपाउंड। जैसे ही आपने इसकी रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ कराई, देखो रिएक्शन बहुत आसान है। आज अगर आप डायरेक्टली अगर रिएक्शन कराना चाहते हैं तो हाउ यू विल डू द रिएक्शन? अप्रोच इज वेरी मच इजी। अप्रोच बहुत आसान क्या है, यहां पर अगर आप देखोगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका काम केवल इतना सा है, ये जो मेरा ऑक्सीजन है इट विल गो टूवर्ड्स द फॉस्फोरस। जैसे ये मेरे फॉस्फोरस पर जाएगा तो यहां पर मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? एक तो प्रोडक्ट बन जाएगा PH3P डबल बॉन्ड हो, और ये वाला जो मेरा डबल बॉन्ड वाला जो हिस्सा है इट विल कनेक्टेड विद द नेक्स्ट हिस्सा, तो R1CH डबल बॉन्ड CHR2 का फॉर्मेशन हो जाएगा और यू विल गेट द आंसर। अगर आप बोलो ये अप्रोच हुआ कैसे था, तो अगर हम देखें तो ये वाला मेरा कंपाउंड है PH3P डबल बॉन्ड CH और इधर दे रखा है R1। यहां पर अगर अपन देखें तो यहां पर क्या होता है? P पर होता है पॉजिटिव और इधर कार्बन पर होता है माइनस। तो ये मेरा क्या होता है? ये मेरा होता है PH3P पॉजिटिव, इधर CH पर आएगा माइनस और इधर आएगा R। ये मेरे कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं। कार्बोनाइल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं? ये मेरा अगर अपन देखें सपोज इट इज द R1 और ये मेरा कार्बोनाइल का R2 है, आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है? RCH डबल बॉन्ड O के साथ। तो CH डबल बॉन्ड O में CH पर प्लस होता है और ऑक्सीजन पर माइनस। तो जैसे प्लस माइनस अगर होगा तो इसका प्लस माइनस आपस में जुड़ जाएगा, इसका प्लस माइनस आपस में जुड़ जाएगा, ये 4 मेंबर की रिंग बना देंगे। रिंग बनाने के बाद में क्या होगा? बॉन्ड टूटता है, तो ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा। जैसे बॉन्ड इधर उधर चले जाएंगे तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इनके चार्ज डिसअपीयर हो जाएंगे और बॉन्ड चल जाएंगे। तो ये मेरा इस प्रकार से बन जाएगा। वरना तो मैंने आपको तरीका बता ही दिया ना, हमारा तो सिंपल सा तरीका है। मतलब मैं कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको दे दूं, जैसे अगर मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया PH3P डबल बॉन्ड CH2 और मैंने आपको इसकी रिएक्शन करानी है साइक्लोहेक्सेनोन के साथ। अब मैं आपसे पूछूंगा बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। कंसेप्ट इज इजी। व्हाट द कंसेप्ट वी आर फॉलोइंग हियर? ये जो मेरा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन विल गो टूवर्ड्स द फॉस्फोरस एंड डबल बॉन्डेड पोर्शन विल गो देयर। तो ये वाला जो मेरा कंपाउंड है ये मेरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और इधर मेरा PH3P डबल बॉन्ड O बन जाएगा। यू विल गेट द आंसर। तो हमारा आंसर इस प्रकार से आएगा। इसका नाम होता है विटिक रिएक्शन। अब आता है रिडक्शन। अगर हम लोग रिडक्शन की अगर बात करें, वैसे तो हम लोगों ने रिडक्शन को एल्कोहल वाले चैप्टर में भी डिस्कस करा है। आज अगर आप कभी भी एल्डिहाइड अगर ले रहे हो और अगर आपने एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन अगर करा तो मेरा एल्डिहाइड जैसे ही रिडक्शन अगर करेगा तो एल्डिहाइड रिडक्शन के बाद में प्राइमरी अल्कोहल बनाता है
और अगर आपने कीटोन अगर ले लिया, भाई रिडक्शन का मतलब पाई बॉन्ड का टूटना और एच का जुड़ना, तो जैसे ही आपका ये पाई टूटेगा और एच जुड़ेगा तो मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द सेकेंडरी अल्कोहल। तो अगर आप लोग कभी भी अगर एल्डिहाइड अगर लोगे तो एल्डिहाइड ऑन द रिडक्शन गिव्स द प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन ऑन रिडक्शन गिव द सेकेंडरी अल्कोहल। In the above reaction, if the reducing agent is the sodium ethanol, then reaction is basically known as the Bouvelt-Blanc reduction. जैसे ऐसा होता है ना, आज अगर मान लो ये मेरे को कीटोन अगर दे रखा है, अब मैंने अगर इस कीटोन का रिडक्शन अगर मान लो जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाया, या अगर मैंने इस कीटोन का रिडक्शन अगर मान लो सोडियम और एथेनॉल से करवाया, तो एज आई विल डू द रिडक्शन, कंसेप्ट मेरा सिंपल है, वही मेरा पाई बॉन्ड टूटेगा और एच जुड़ेगा, मेरे पहले वाले में भी सेम आंसर आएगा और मेरे दूसरे वाले में भी सेम आंसर आएगा। अगर दोनों में मेरा आंसर अगर सेम होगा, ऊपर वाली रिएक्शन का कोई नाम नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग देखें तो मेरी नीचे वाली जो रिएक्शन है इसका नाम हो जाएगा बोवेल्ट-ब्लैंक रिडक्शन। तो यदि आप लोगों ने कभी भी यहाँ पर रिडक्शन अगर करवाया तो यू विल गेट द आंसर लाइक दैट। तो बस इतना सा है कि अगर मैंने इसको रिड्यूस अगर करवाया तो आंसर आ जाएगा। इफ रिड्यूसिंग एजेंट इज द सोडियम हाइड्राइड, अगर आपने रिडक्शन की फॉर्म में अगर सोडियम हाइड्राइड अगर ले लिया तो ये मेरा डार्जन रिएक्शन कहलाता है, और आप रिडक्शन की फॉर्म में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज में ले सकते हो, अपन ने इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करा है। अगर आप कार्बोनाइल कंपाउंड को रिड्यूस अगर करते हो, जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो आपकी रिएक्शन का नाम क्लीमेंसन होता है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और अगर रिड्यूसिंग एजेंट इज अल्केलाइन सॉल्यूशन, अगर आपने हाइड्रोजन के साथ कोई अल्केलाइन सॉल्यूशन अगर ले लिया जैसे NH2NH2OH-, सो दैट इज बेसिकली नोन एज द वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। द परसेंटेज यील्ड ऑफ अल्केन कैन बी इंक्रीजेस बाय यूजिंग द डाईइथाइलिन ग्लाइकोल। अगर आप लोगों ने यहाँ पर वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में इन्होंने ऐसा बोला कि जैसे अगर मान लो ये मेरे को कीटोन अगर दे रखा है, आपने अगर इसको रिडक्शन अगर करवाया ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, तो आपका जो मॉलिक्यूल होगा वो उतने ही कार्बन का अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। माय आंसर विल बी नोन एज द नॉर्मल ब्यूटेन। अगर मैंने इसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन अगर यहाँ पर NH2NH2OH- के साथ करवाया अल्केलाइन मीडियम में, तो भी माय आंसर विल बी द सेम। अब हमारा आंसर वापस नॉर्मल ब्यूटेन है, लेकिन इन्होंने क्या बोला, अगर आप लोगों ने यहाँ पर डाईइथाइलिन ग्लाइकोल को अगर यूज में ले लिया वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में, तो थोड़ा सा अल्केन का फॉर्मे मतलब जो यील्ड होगा वो बढ़ जाएगा, और द रिएक्शन इज नोन एज द हुआंग-मिलिन कन्वर्जन कहलाएगा। बस कुछ भी नहीं करना, वही आपको NH2NH2OH- को लेना है, लेकिन बस उसके साथ आपको इथाइलिन ग्लाइकोल को भी यूज में लेना है। इससे क्या होता है कि द परसेंटेज यील्ड ऑफ अल्केन कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग द इथाइलिन ग्लाइकोल हियर, हमारा वही वुल्फ-किश्नर कहलाता है। मैंने आपको बताया था कार्बोनाइल कंपाउंड को अगर आपने रिड्यूस एल्यूमिनियम प्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में अगर करा तो वो वाली जो रिएक्शन होती है, देखो एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ये मेरा कार्बोनाइल ग्रुप है। अगर मैंने कार्बोनाइल ग्रुप का रिडक्शन अगर करा, भाई रिडक्शन तो आप किसी भी कंपाउंड की प्रेजेंस में कर सकते हो ना, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो। अगर मैंने ये कार्बोनाइल कंपाउंड ले रखा है और मैंने अगर इसका किसकी प्रेजेंस में यहाँ पर रिडक्शन करा, आई एम यूजिंग द रिडक्शन हियर इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, मैंने यहाँ पर इसका जो रिडक्शन करा वो मैंने रिडक्शन करा एल्यूमिनियम प्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में। तो ये जो मेरा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड कहलाता है, अगर मैंने इसका ऑक्सीडेशन अगर रिडक्शन अगर एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में अगर करा, कुछ भी नहीं होगा, मेरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर अल्कोहल बन जाएगा। बस अंतर इतना सा होता है कि इस रिएक्शन का जो नाम होता है इट्स नोन एज द मिरविन-पोंडोर्फ-वर्ली रिडक्शन। इसको हम लोग शॉर्ट में MPV रिडक्शन भी बोलते हैं, मिरविन-पोंडोर्फ-वर्ली रिडक्शन। रिडक्शन करना है, जैसे आप लोगों ने कार्बोनाइल कंपाउंड को सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में करा तो रिएक्शन का नाम आपका हो गया ना बोवेल्ट-ब्लैंक। आप लोगों ने NaH लिया तो आपने उसको डार्जन बोला ना। ऐसे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैंने ये ले लिया, प्रोडक्ट मेरा सेम बनेगा, बस हमारी रिएक्शन का नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या लिख रखा है, मेटल हाइड्राइड हैव अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज ओवर द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बिकॉज दीज डू नॉट रिड्यूस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड
Lithium aluminum hydride is the strong reducing agent for the carbonyl group, not only the aldehyde and ketone but also carboxylic acid ester और डेरिवेटिव। इनका ऐसा कहना है कि अगर आप कोई भी मेटेलिक हाइड्राइड अगर यूज में लेते हो तो ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि जनरली ये क्या करते हैं, हाइड्राइड आयन देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करते हैं, दे रिड्यूस द कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर। ये हम लोगों ने एल्कोहल में डिस्कस कर लिया। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्राइड आयन देगा। एज द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विल गिव द हाइड्राइड, ये मेरे कार्बन पर अटैक करेगा, बाद में हमारा O पर माइनस आएगा, उसको आपने प्रोटोनेट करवा दिया, मेरा मोलिक्यूल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंस वी हैव डिस्कस्ड मैकेनिज्म ऑलरेडी, सो नो नीड टू अगेन रिपीट हियर। अगली रिएक्शन आ रही है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की अगर अपन बात करें, मतलब आज अगर मान लो हमारी सिमिलर यूनिट अगर बार बार अगर रिएक्शन कर रही है तो उसको अपन बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। अगर मेरा सिमिलर यूनिट बार बार रिपीट अगर हो रहा है तो दैट कॉल्ड एज द पॉलीमराइजेशन। एल्डिहाइड शोज addition as well as the condensation polymerization reaction while ketone shows only condensation polymerization। आपको कुछ रिएक्शन यहाँ पर ऐसी है जिसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। जैसे पहली रिएक्शन की अगर हम बात करें, when aqueous solution of the formaldehyde is heated then it convert into the white crystalline solid called as the paraformaldehyde। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ये मैंने क्या करा, एल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन ले रखा है। तो जैसे ही मैंने एल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब एक चीज को याद रखना, 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड का 40% अगर एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, इज कॉल्ड एज व्हाट, इज कॉल्ड एज फॉर्मेलिन। अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड का 40% एक्वस सॉल्यूशन अगर ले लिया तो वो मेरा फॉर्मेलिन कहलाता है। एंड इट इज यूज्ड एज अ व्हाट, इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व द, इट इज यूज्ड एज प्रिजर्व डेथ बॉडीज। ये क्या करने के काम आता है, डेथ बॉडीज को प्रिजर्व करने के काम आता है। जैसे आप लोगों ने कभी भी देखा होगा ना, बायोलॉजी की लैब में आप लोग देखते हो ना, स्नेक किसी सॉल्यूशन में पड़ा रहता है, वो सड़ता नहीं है। वो क्यों नहीं सड़ता, क्योंकि वो हमारे फॉर्मेलिन का एक सॉल्यूशन होता है जो बेसिकली डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने के काम आता है। तो हम जो बायोलॉजी की लैब में जितने भी वहां पर पड़े रहते हैं ना, जो भी वहां पर, जैसे कभी भी अगर मान लो फ्रॉग मिला आपको, स्नेक अगर मिला, तो वो कभी भी सड़ते क्यों नहीं है, क्योंकि वो हमेशा फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन में प्रिजर्व रहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने फॉर्मेलिन अगर ले लिया और जैसे ही मैं इसका इवेपोरेशन करवाऊंगा, तो इवेपोरेट होने के बाद में यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड के जो एन यूनिट है लगभग 6 से ज़्यादा होते हैं और 100 से कम होते हैं। तो ये एक लीनियर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। लीनियर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, जैसे ये मेरा फॉर्मेल्डिहाइड है। अब अगर मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड के बहुत सारे यूनिट अगर दे रखे, तो हाउ दे विल रिएक्ट हियर, सिंपल सी बात है, पाई बॉन्ड टूटेगा और आपस में जुड़ेंगे। तो जैसे ही मेरे पाई बॉन्ड टूट जाएंगे और आपस में जुड़ेंगे, मेरा जो मॉलिक्यूल है एक लीनियर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, इसका नाम होता है पैराफॉर्मेल्डिहाइड। 50 से कम होंगे तो लीनियर बना देगा, 50 से ज्यादा होंगे तो साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। If the formaldehyde is kept in the presence of the concentrated H2SO4 at the room temperature, अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड को रूम टेम्परेचर पर अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में अगर कंटेन करा, तो इसका ट्राइमराइजेशन हो जाएगा और हमारे 3 फॉर्मेल्डिहाइड, ये पहला फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा और तीसरा, एक बार इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, इधर बन जाएगा उधर बन जाएगा, मेरा जो मॉलिक्यूल है वो ट्राईऑक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। अगर मानकर चलो if the aqueous solution of the formaldehyde is kept with the lime water in dark room for the 5 to 6 days, it is convert into a sweet solution of the formose, or it is also known as the alpha acrose, and it is the example of the linear polymer। इन्होंने क्या बोला कि अगर मैंने फॉर्मेल्डिहाइड के 6 इक्विवेलेंट अगर आपस में ले लिए, तो फॉर्मेल्डिहाइड के 6 इक्विवेलेंट आपस में रिएक्शन कर लेंगे और दे विल फॉर्म्ड व्हाट, वो मेरा यहाँ पर एक लीनियर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे। और जैसे ही मेरा लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा, दैट विल बी नोन एज द फॉर्मोस हियर इन द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मेरा फॉर्मेल्डिहाइड के कुछ पॉलीमर हैं जो मैंने आपको बताया, किस प्रकार से ये पॉलीमराइज होते हैं वो मैं आपको बता